अस्सलाम व्यूवर्स। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टेक्निक ऑफ एंटन चेखव की। ओके, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो वो भी लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एंटन चेखव हैं कौन। ओके, ये मैंने ऊपर इनकी छोटी सी पिक्चर भी दी हुई है, तो आप देख भी सकते हैं। और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये एक रशियन राइटर थे। ओके, ये जो है ना ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे और ये अपनी प्ले राइटिंग की वजह से ही मशहूर हुए थे। इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और वैसे भी नॉवेल्स कहा जाता था कि नवाबों के होते हैं, मतलब कि उनके पास बहुत टाइम होता है इसलिए वो लॉन्ग लॉन्ग नॉवेल्स पढ़ते हैं। और जो बाकी के लोग होते हैं वो शॉर्ट स्टोरी काफ़ी पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो शॉर्ट भी होती हैं और इजीली पढ़ी जा सकती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो हम इनकी स्टोरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इनकी राइटिंग टेक्निक को बताते हैं कि एंटन चेखव जो है ना वो एक रशियन प्ले राइट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हु इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम। His career as a playwright produced four classics, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. सो इससे पता चलता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा स्टीम मिली थी। इसका मतलब होता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया था। बाकी राइटर्स और क्रिटिक्स की तरफ से भी इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी, इनसे एडमायरेशन मिली गई थी। और अब मैं आपको ये बताऊं कि इनकी जो स्टोरीज़ थी ना वो ज़्यादातर किस पर बेस्ड करती थी। वो ज़्यादातर बेस करती थी रियलिटी पर, हाँ, रियलिज़म पर। अब वो किस तरह से, तो हम आगे चलते हैं और फर्दर इसे देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिज राइटिंग कैरियर, एंटोन चेखव was recognized by his originality। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ओरिजिनलिटी के बारे में, क्योंकि अब ये किस तरह से पहचाने जाते थे। ये अपनी ओरिजिनलिटी की टेक्निक की वजह से इनकी स्टोरीज़ को जाना गया। ओरिजिनलिटी की वजह से जाहिर है, क्योंकि ये रियलिज़म पर लिखते थे तो उसमें ओरिजिनलिटी थी। और जो राइटर लियो टोल्स्टॉय थे तो उन्होंने एंटोन चेखव के बारे में क्या फरमाया था। अब देखें कि उन्होंने भी यही बात की थी कि एन इनकम्पेरेबल आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट ऑफ लाइफ। ओके, तो उन्होंने भी क्या कहा कि ये आर्टिस्ट ऑफ लाइफ हैं, क्योंकि ये रियलिज़म को दिखाते हैं, रियलिटी को, ओरिजिनलिटी को, लाइफ को। तो इसीलिए ये आर्टिस्ट किसके हैं, लाइफ के हैं। ये लाइफ को शो कर रहे हैं और इनर रियलिटी को इंसान के अंदर जो हो रही है वो दिखा रही हैं। सोसाइटी को किस तरह से फेस कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस किया जा रहा है, किस तरह से लाइफ स्पेंड की जा रही है, ये सारा कुछ रियलिज़म पर ओरिजिनलिटी दिखा रहे हैं। अब एंटोन चेखव के सिक्स राइटिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। एब्सेंस ऑफ लेंथी वेरवेज ऑफ अ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक नेचर। ओके, तो इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो भी इश्यूज़ हैं वो सभी दिखा रही हैं वो पॉलिटिकल तौर पर भी। और इसमें टोटल ऑब्जेक्टिविटी है। ओके, और इसमें ट्रूथफुल डिस्क्रिप्शन है ऑफ पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें पर्सन्स के भी दिखाए जा रहे हैं वो जो भी ओपिनियन हैं, और उसके साथ ही ऑब्जेक्टिविटी के भी दिखा रहे हैं। इसमें एक्सट्रीम ब्रेविटी है। अब मैं अब आपको बताती चलूँ कि एक्सट्रीम ब्रेविटी होती क्या है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा। तो एक्सट्रीम ब्रेविटी होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस पाई जाती थी। ओके, इसके जो करेक्टर्स होते थे उनमें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑनेस्टी एंड ओरिजिनलिटी मीन्स फ्ली द स्टेरियोटाइप। ओके, अब जहाँ पर इसमें कॉन्शियसनेस पाई जा रही है तो वहीं पर ये भी शो कर रहा है राइटर अपनी स्टोरीज़ में कि ये स्टेरियोटाइप जो थे ना, ओल्ड मीन्स हम कह सकते हैं कि ओल्ड वर्जन जिस तरह से होता है, तो उससे ये भागने की इसके करेक्टर्स
कोशिश करना चाहते हैं, या ये राइटर खुद तंग है इन चीज़ों से, स्टेरियोटाइपिकल चीज़ों से, और ये खुद उनसे छुटकारा पाना चाहता है, उनसे फ्री होना चाहता है। अब इसके जो 6 पॉइंट है, इसमें हम कंपैशन भी देखते हैं, इसकी राइटिंग्स में हमदर्दी वगैरह होती है, तो ये सब किस तरह से होता है अब हम इसे फर्दर बताते हैं। सो वी कैन सी recognized for his originality from the very beginning. He preferred to write about ordinary events and relationship of the people in small towns and villages. ओके, तो ये जैसे कि रियलिज्म पर है, ओरिजिनलिटी को दिखाता है, आर्टिस्ट ऑफ लाइफ है एंटन चेखव, तो इसीलिए ये जो ऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं पीपल के, चाहे वो स्मॉल टाउन में हो चाहे वो विलेज में हो, ये उस तरह के लोगों को भी इसमें दिखा रहा है अपनी स्टोरीज में। और जो चेखव जो है ना, बिलीव दैट इवन एन ऑर्डिनरी सिचुएशन लाइक पीपल गोइंग टू ऑफिस, quarreling with their wives, and eating cabbage soup could provide sufficient material for a short story. So Chekhov had his own unique writing style. He started a new literary form that was described as impressionistic by other writers of his time. He used a variety of different writing techniques, including pacing and word choice, to create his characters and reveal their changing moods. Chekhov's plays focus more on character and mood rather than action in the plot. His subjects are often very lonely people that are self-absorbed and in despair. ओके, तो आपको यहाँ तक क्या समझ में आई है, मैं आपको बताती हूँ। ये ज़्यादातर दिखा रहे हैं, इनकी जो राइटिंग टेक्निक है ना वो डिफरेंट थी उस दौर में दूसरे राइटर्स के मुकाबले में। और जो चेखव जो है ना, वो फोकस करते थे करैक्टर्स पर और उनके मूड पर। ये प्लॉट पर ज़्यादा नहीं फोकस करते, लेकिन करैक्टर्स को दिखा रहे हैं ये, ठीक है, कि करैक्टर्स किस तरह हैं। और ये जो ज़्यादातर दिखा रही हैं ना, वो पीपल्स को अलोन दिखा रही हैं, वो लोनली हैं, वो किस तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं चीज़ों को, इस सोसाइटी को, और उनके इनर कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से हैं। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ, एंटोन चेखव is known for his realism writing style. He often incorporated a literary technique known as stream of consciousness, which focused on the narrator's inner thoughts and feelings. क्योंकि अब ये उन करैक्टर्स के इनर थॉट्स और फीलिंग्स को दिखा रहे हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पर आ गई है। क्योंकि जो ख्वाहिशात होती हैं, डिज़ायर्स, विशेस, विल्स ह्यूमन बीइंग्स की, और जब वो सप्रेस कर दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं उन, तो फिर वो क्या बन जाती हैं, वो एक कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाती हैं। तो इसीलिए वो फिर उनके अंदर ही अंदर जो थॉट्स हैं वही हैं, लेकिन वो बाहर शो नहीं कर पा रहे, वो बाहर नहीं अपनी विल्स को पूरा कर पा रहे ये करैक्टर्स इनके। तो इसीलिए ये इनकी इनर थॉट्स क्या हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये सब कुछ इसमें दिखाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ही हैज़ शोन द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द करैक्टर्स टू द वर्ल्ड। किसमें ये इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं करैक्टर्स को वर्ल्ड के साथ, कि अब जो उनके अंदर ही अंदर एक जंग जा रही है, वो इस तरह से साइकोलॉजिकली तौर पर फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, कि वो इस दुनिया में किस तरह से रह पाएंगे। लेकिन वो जो है उनके अंदर ऐसी थॉट्स आ चुकी हैं, ऐसे सप्रेस्ड उनकी विल्स को किया गया है कि अब वो लोग स्टीरियोटाइप हो चुके हैं। लेकिन स्टीरियोटाइपिकल
जो उनके अराउंड में एक होल बन चुका है, एक होल बन गया, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो यही आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं कि वो उससे नहीं निकल सकते, और चाहे वो जितनी भी कोशिश करते हैं, जैसा कि हम इसकी शॉर्ट स्टोरी में देख सकते हैं, अ मैन हु लिव्ड इन अ शेल में, ठीक है, कि जो मैन है ना, मैन उसमें है, वो भी इस तरह से एक शेल के तौर पर एक साइकोलॉजिकली कॉन्शियसनेस में इस तरह से पड़ चुका है कि अब उसका निकलना बहुत मुश्किल है, वो अब इस वर्ल्ड को फेस बहुत मुश्किल से कर पा रहा है। तो अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इससे। द प्री रेवोल्यूशन रशियन सोसाइटी इज़ पोर्ट्रेड बाय हिम। ये प्री रेवोल्यूशन सोसाइटी को दिखा रहे रशिया की, जब इसमें रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुई थी लेकिन होने वाली थी, तब ये इसने उस सोसाइटी को दिखाया है। और ये ख़ुद भी कुछ टाइम के लिए कैद ही रहा था। और जो एंटोन चेखोव के फादर थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजन थे, जिसकी वजह से वो इसी वजह से भी पाबंदियों में रहा और कॉन्शियसनेस में चला जाता गया। इस तरह से भी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अपनी रियल लाइफ में भी फेस कर रहा था। इसीलिए भी इनकी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनमें हम इस तरह के थीम को देखते हैं, जिसमें साइकोलॉजी। So he goes beyond the surface, and through this he shows the root causes of happenings. Chekhov's plays don't usually have a clear conflict or resolution. He wanted ओके, अब देखें कि इसके जो प्लेज हैं ना, वो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन में ये बताया जा रहा है कि ही वांटेड हिज प्लेस टू बी just as complicated and just as simple as real life is। ओके, तो इसी वजह से इसमें ये जो है क्लियर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को नहीं देखा जाता, जबकि क्योंकि ये सिंपल और रियल लाइफ को दिखा रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें ऐसे ही पाए जाएंगे इसके प्लेज और शॉर्ट स्टोरीज। ही इज़ कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म। He has changed the conventions of dramatic speech. Sometimes characters stay silent for long, and sometimes there are interruptions by characters in each other's speech. Then we see that changes brought by him into drama and short stories are substantial and seminal। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सब्सटेंशियल और सेमिनल जो वर्ड यूज़ किया गया है, वो किस चीज़ को दिखा रहा है। तो इसमें का मतलब होता है कि सब्सटेंशियल मीन्स सॉलिड चीज़ें जो है ना, वो इसमें दिखाई जा रही हैं, जो कि मतलब रियल हैं, सॉलिड हैं, ओरिजिनल हैं। और सेमिनल हैं जो कि बुनियादी, वो भी मीन्स ओरिजिनल चीज़ें जो बुनियादी हैं, मेजर थिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में ये दिखा रही हैं, ठीक है ना, उनको फोकस कर रही हैं। अब हम एंटोन चेखोव की लिरिकल क्वालिटीज़ के बारे में भी एग्ज़ाम्स में लिख देंगे, तो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा हमारे एग्ज़ामिनर पर। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि द बेस्ट लिरिकल क्वालिटी विच इज़ फाउंड इन चेखोव्स स्टोरीज़ इज़ रेयर। ओके, ये बहुत रेयर हैं, नायाब हैं इन द स्टोरीज़ ऑफ मोप्सा एंड मैनी अदर शॉर्ट स्टोरी राइटर। The powerful evocation of the ultimate truth of life through imagery is the specific style of Chekhov's writing style. Okay, a great story becomes an image of a particular emotion, and working through imagery, symbolism, suggestions, and rhythmical prose, it stands very close to lyric poetry.
ओके, जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये इमेजरी किससे दिखा रहे हैं, लाइफ को ट्रूथ दिखा रहे हैं लाइफ का। और इसके साथ ही सिंबलिज्म इसमें जो यूज़ किए जा रहे हैं वो रिथमिकल प्रोज के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। इसमें एक तरह से लिरिक्स हैं, धुन हमें नज़र आती है। इस तरह से इन्होंने सिंबलिज्म इसमें यूज़ किए हैं। इन चेखव स्टोरीज अ प्लॉट डजंट मैटर मच। अब जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि इनकी स्टोरीज़ में प्लॉट जो है ना वो ज़्यादा इन्होंने प्लॉट पर फोकस नहीं किया, वो मैटर नहीं करता ज़्यादातर, क्योंकि इन्होंने रियलिटी को दिखाई है, ये लाइफ को दिखाना चाह रही हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाना चाह रही हैं कि किस तरह से वो सोसाइटी में रह रही हैं, किस तरह से फेस कर रही हैं वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। अब चेखव इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ टेक्निकल इन्वोकेशंस in the art and craft of short story or short writing. His short stories and plays don't have complex plots. ठीक है, अब हम इसकी राइटिंग टेक्निक में प्लॉट के बारे में भी बताएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि हम राइटिंग टेक्निक की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इनका प्लॉट किस तरह से था, ये शॉर्ट स्टोरीज़ में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और अपने प्लेस में। ओके, and conclude in neat solutions. Because of Chekhov's brevity, Impressionism, and his regard for traditional plotted stories resonate through the majority of modern literary fiction and drama. So we can say that Chekhov's writing style can be best described by the phrase, कौन सा फ्रेज, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, जैसे कि इनकी स्टोरीज शॉर्ट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, तो इसलिए हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट का इनके लिए, और इनके लिए नहीं, सॉरी, इनकी स्टोरीज़ के लिए या इनकी राइटिंग स्टाइल के लिए। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हिज वर्क्स में बी शॉर्ट इन लेंथ बट दे मेक अप फॉर इट इन कंटेंट। इनके वर्क्स शॉर्ट हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेकिन रखते बहुत बड़े कंटेंट हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो भी हम ऐड कर लेंगे अपने एग्ज़ाम्स में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब इस पॉइंट में हम ये पॉइंट बना सकते हैं कि इनके जो राइटिंग टेक्निक है उसमें ये मिक्स लिखते हैं कॉमेडी एंड ट्रेजिडी को। और शुरू से हम पढ़ते हैं इसे। ही प्रेजेंटेड अ रियलिस्ट डिपिक्शन ऑफ लाइफ इन हिज वर्क्स। हिज इनिशियल प्लेज वर farces, but he changed the tone. He wrote plays that were a mix of comedy and tragedy. ओके, इनके प्लेज मिक्स हैं ट्रेजिडी और कॉमेडी पर, एंड दिस शोज़ हाउ लाइफ इज़। ओके, क्योंकि ये ऑर्डिनरी पीपल्स पर लिखते हैं और लाइफ किस तरह से शो हो रही है। ही न्यू दैट ऑर्डिनरी लाइफ इज स्पेशल एंड द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन इट कैरी स्पेशल मीनिंग्स। In his work, he has provided portraits of people hailing from different class of society. अब हम इसमें ये बता सकते हैं, तो पॉइंट ये भी हो गया कि रियलिस्ट डिपिक्शन ऑफ लाइफ का। दूसरा पॉइंट ये भी इसी पैराग्राफ में हम बना देंगे कि मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। एंड अदर पॉइंट इज़ के ये ऑर्डिनरी लाइफ को स्पेशल ले रहे हैं, जबकि ये नहीं कह रहे कि जिस तरह से और अदर कुछ राइटर्स हैं जो कि दिखाते हैं किंगडम और किंग्स को इस तरह से, लेकिन ये ऑर्डिनरी लाइफ को स्पेशल दिखा रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है और इनके जो इवेंट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मीनिंग को कैरी करते हैं। अब इन हिज वर्क ही हैज़ प्रोवाइडेड पोर्ट्रेट्स ऑफ पीपल
हेलिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। अब इसी में से हम एक और पॉइंट ले रहे हैं कि वो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी का, कि ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी को भी शो कर रहे हैं। These vary from the intelligentsia to the working labor in factories. ओके, ये डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंट पीपल्स को दिखा रहे हैं, स्कॉलर्स पीपल को दिखा रहे हैं जो कि वर्क कर रहे हैं एक लेबर के तौर पर, वो भी फैक्ट्रीज में। ड्यू टू हिज आउटस्टैंडिंग वर्क, चेखोव वाज वाइडली हेल्ड बाय रीडर्स। अब इन्होंने ऑर्डिनरी पीपल्स को दिखाया है, तो इसीलिए ऑर्डिनरी लोग तो ख़ास तौर पर इनकी बुक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग भी उस करैक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हम हमारे साथ मैच कर रहा हो। आई मीन कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं या कोई भी नॉवल पढ़ते हैं, तो उसमें कोई ना कोई करैक्टर हम ढूंढ लेते हैं जिसे हम सोचते हैं कि अगर हम इसकी जगह पर होते, या हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ के साथ मिलता जुलता है। तो जब इन्होंने ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में लिखा, तो ऑर्डिनरी लोगों ने इन्हें ज़्यादातर पढ़ा और उन्होंने फील किया कि कोई उनके ऊपर लिख रहा है, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये हेल्ड हुए बहुत ही ज़्यादा तादाद में रीडर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा रीडर्स ने इनको पसंद किया, इनके वर्क को। और इसके अलावा इनकी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वर्क की वजह से इन्हें काफ़ी सारे प्राइज़ भी दिए गए। He received several distinctions and one of them is the Academy of Sciences Pushkin Prize। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैं इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ को वन बाय वन वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो मैं नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज़ बनाने वाली हूँ वो आपसे मिस ना हो, और इस तरह से मुझे भी फ़ायदा पहुँच सके और आपको भी हो सके। उन शॉर्ट स्टोरीज़ में मैं समरी के साथ थीम और सब कुछ डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।